हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 26 जून 2024 के दो प्रमुख समाचारों को देखेंगे और ये दोनों एक तरह से आप कह सकते हो कि आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन की जो घटनाएं देख रही है, हीट वेव या जो गर्मी की स्थिति है, बारिश के लेकर जो समस्याएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें से पहला है कि भारत को अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को आपदा के प्रति रेसाइलेंट या आपदा रोधी बनाने की आवश्यकता है। ये द इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेनेशन है। इसमें बताया गया है कि एक कैसे हीट वेव की स्थिति है, कैसे शहरों में पानी की समस्या है, बिजली का संकट है, बिजली कटौती हो रही है और सिर्फ पानी और बिजली ही नहीं, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी, अन्य सर्विसेज में भी दबाव पड़ रहा है। ऐसे में हमें इससे बचाव करने के लिए अपनी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप कह सकते हो कि सड़क है, बिजली है या अस्पताल है या और भी चीज़ें हैं, परिवहन के अन्य मोड हैं, उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों और आपदाओं के प्रति रेसाइलेंट बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि भले चेतावनी आदि के कारण इसमें हम जान की तो कमी हो रही हो, लेकिन जो है हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी नुकसान हो रहा है और आगे नुकसान होने की संभावना बढ़ी हुई है। अगर हम चाहें, क्योंकि अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा बल है, अभी हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को 2030 तक डेवलप करेंगे, इसलिए शुरू में ही अगर उसे अपना लिया जाए, आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जाए, तो कम खर्चे में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला है। दूसरा है, मूडीज रेटिंग करके एक एजेंसी है, वो क्रेडिट रेटिंग करती है। उसने कहा है कि भारत में जो जल संकट है, जो बढ़ता जल संकट है और धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है, ये जो है भारत के सॉवरन क्रेडिट रेटिंग या जो सरकारी रेटिंग है उसको कमज़ोर कर सकती है या उसके क्षमता को प्रभावित कर सकती है। और इसमें हालांकि ये कमी के बावजूद भी इसने बताया है कि कई सारे प्रयास हो रहे हैं जो स्थिति को सुधार सकती है। तो आइए चलिए पहला देखते हैं कि भारत को अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आपदारोधी बनाने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, भारत ने 2019 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन भारत में स्थापित हुआ था, CDRI, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो डिजास्टर से रेसाइलेंस हो, इसको लेकर वैश्विक स्तर पे जो है एक प्रयास के लिए 30 देशों का ये बना था। और उसका काम ही यही है कि जो हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनी वो आपदाओं के प्रति मजबूत रहे, रिसाइलेंट रहे, यानी आपदाओं को झेल सके। कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स बताती हैं कि आपदाओं का प्रभाव विकसित देशों में कम पड़ता है, विकासशील या कमज़ोर देशों में ज़्यादा पड़ता है। तो उसके पीछे वजह यही है कि विकसित देशों की या जो सक्षम देश हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह आपदाओं के प्रति रिसाइलेंट है। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। बाढ़ आती है किसी भी जगह, किसी गाँव में उसमें बाढ़ आती है, एक मिट्टी का बना झोपड़ा है और एक बढ़िया मजबूत ईंट पत्थर का बना मकान है। बाढ़ आएगी, बाढ़ चली जाएगी, मिट्टी का बना मकान ढह जाएगा और ईंट पत्थर का बना मजबूत मकान वो रह जाएगा। थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन रह जाएगा, रंग रोगन करके वो स्थिति सुधर सकती है। क्या अंतर आया है? इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से मजबूत है। तो इसी तरह से हर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें देखने की ज़रूरत है। तो आइए ज़रा सा हम इसमें घुसते हैं। अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए, पृष्ठभूमि में है कि पिछले महीने लगातार बढ़ते तापमान के कारण दिल्ली में बिजली की मांग बराबर रिकॉर्ड तोड़ है। और ये दिल्ली नहीं, मध्य और पूर्वी भारत में जिस तरह से हीट वेव है और उसके कारण जिस तरह से बिजली की मांग बढ़ी है, उसके कारण जो है बिजली की कमी और असामान्य रूप से उच्च रात तापमान से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और शायद गर्मी से होने वाली कई मौतों में भी इसका योगदान रहा है कि बिजली का कटौती और ये सारी चीज़ें न होना। और ये तो एक उदाहरण है, मतलब ऐसा नहीं कि ये एक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो बता रही हैं कि हमें बुनियादी ढांचे को आपदारोधी बनाने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि बिजली की मांग में अभूतपूर्व उछाल, चरम मौसम की घटनाओं और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाओं में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों का एक शुरुआत भर है और एक एकमात्र है। इसमें से कई सारी चीज़ है। जैसे देखिए, इसका प्रभाव दूर संचार पर भी पड़ता है, परिवहन पर भी पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ता है, यहाँ तक कि साइबर सिस्टम भी आपदाओं के कारण व्यवधान का सामना
करते हैं, जिसमें पहले से ही मुश्किल संकट की स्थिति और जटिल हो जाती है। इसका और क्या होता है, जैसे देखिए आज एक आया और इसका प्रभाव, यानी जो पहले से हमारे यहाँ जो बुनियादी ढांचा सुविधाएं हैं वो पहले से ही संकट में होती है, लेकिन अगर उस पर और प्रेशर पड़ रहा है तो वो स्थिति और खराब हो जाती है, जिसके कारण अगर आपदा फिर पुनः आया तो आपातकालीन सेवाओं के ठप होने से केवल राहत बचाव और पुनर्प्राप्ति, यानी जो होता है कि राहत और बचाव कार्य, उसी में ही दिक्कत नहीं आती है, बल्कि जोखिम भी बढ़ जाता है और कभी कभी तबाही और भी बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई बाढ़ आता है, कोई तूफान आता है, तो जो बिजली है या कोई भी आपातकालीन सेवाएं हैं, सड़क है, आप एम्बुलेंस सड़क के थ्रू जाएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन पता चला कि सड़क ही उखड़ गई, अब बिजली के पोल ही उखड़ गए, कम्युनिकेशन सिस्टम ही उखड़ गए, अस्पताल तबाह हो गए, तो फिर आपका राहत और वो जो है आपका राहत और बचाव कार्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। यानी दोहरा प्रभाव, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव तो पड़ता है, दूसरे डिजास्टर को मैनेज करने के दौरान जो राहत और जो बचाव कार्य होता है वो भी प्रभावित होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो ऐसा हो जो आपदा के प्रति सहनशील हो, रिसाइलेंट हो, आपदा रोधी हो, ताकि कम से कम अगर आपदा आए तो हम उसका एक तो उसका प्रभाव कम पड़े, और अगर प्रभाव पड़े भी तो हम उसका मुकाबला करने में सक्षम हो जाए। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए, चरम घटनाओं और आपदाओं के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लचीला बनाना जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण घटक है, और इसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या अब भविष्य की नहीं है, वर्तमान की समस्याएं हैं, और भारत का हर कोई अब इसको जानता है, समझता है। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि आपदा और चरम मौसम की घटनाओं से बढ़ता आर्थिक नुकसान है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपदाएं बढ़ रही हैं, चरम मौसम की या एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है कंडीशंस हो रही हैं, उसके कारण आर्थिक नुकसान बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट, ये जो लेख बताता है कि अभी देखिए कि हमने पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ डाल दी है, तैयारी अच्छी कर ली है, जिससे लोगों की जान तो नहीं जा रही है, लोगों की जान जा रही है लेकिन उतनी नहीं जा रही है जिससे जितनी जानी चाहिए, बच रही है। ये अच्छा शुभ और लक्षण है, लेकिन आपदाओं उस डिजास्टर का हमारे आर्थिक दृष्टि पर या आर्थिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। ये बता रहे हैं कि देखिए, चरम मौसम की घटनाओं और आपदाओं से होने वाली आर्थिक और अन्य नुकसान बढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से ऐसी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता वृद्धि से। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2023 यानी 5 साल के दौरान राज्यों ने आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के बाद की स्थिति से निपटने के लिए कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। यानी आपदा के आने और उसके बाद उसको मैनेज करने में, उसको नियंत्रण करने में राज्यों द्वारा 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च आया है। ये क्या आया है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो दबाव आपदाओं का पड़ रहा है वह आ रहा है। और क्या बता रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, और क्या बता रहे हैं कि यह केवल तात्कालिक व्यय है, ऐसा नहीं कि ये पूरे व्यय को बताता है कि कितना खर्चा आ रहा है आपदा के कारण। ये तो सिर्फ तुरंत बता रहा है कि 5 साल में 1.5 लाख करोड़ जो है आपदा पर व्यय राज्यों द्वारा किया गया है, आपदा आने और उसको देखभाल करने के दौरान। लेकिन कुछ व्यय ऐसे हैं जो काउंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वह भी व्यय भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। जैसे देखिए, आजीविका यानी लिवलीहुड का नुकसान, कृषि भूमि की उर्वरता में कमी के कारण दीर्घकालीन लागत बहुत बढ़ी है और समय के साथ और भी खराब होने का अनुमान है। 2022 की विश्व बैंक की रिपोर्ट है जो पिछले साल प्रकाशित हुई थी, उसमें यह बात कहा गया था कि गर्मी से संबंधित तनाव या चुनौती के कारण उत्पादकता में गिरावट 2030 तक भारत में लगभग 3.4 करोड़ नौकरियों को खत्म कर सकती है। यानी कि जो गर्मी है उसके कारण 2030 तक 3.4 करोड़ नौकरियों का अवसर समाप्त हो सकता है, क्योंकि उत्पादकता घट सकती है। साथ ही में यही रिपोर्ट आगे भी बताती है विश्व बैंक की कि हमारे यहाँ गर्मी बढ़ने से ज़्यादातर जैसे ट्रकें हमारे यहाँ गैर वातानुकूलित या नॉन एसी वाली है, उसके कारण जो हम खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं
उसमें जो खाद्य पदार्थों की बर्बादी हो रही है वो पहले से ही 9 अरब डॉलर, यानी अगर आप कहें तो 70-72 हजार करोड़ रुपए पहले सालाना, इतना हमारे खाद्य पदार्थ गर्मी बढ़ने के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गैर वातानुकूलित जो है या वातानुकूलित परिवहन संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये भी तो खर्च उसी जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर ही जुड़ेगा। और ये सारी बात ये कह रहा है कि आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं से परिवहन, दूरसंचार और बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाला नुकसान अक्सर सरकारी आंकड़ों में गिना नहीं जाता है, खासकर जब ये सेवाएं निजी स्वामित्व देती है। लेकिन यह नुकसान बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करता है और आपदा को और भी बदतर बना देता है। यानी ये बता रहे हैं कि जब आपदा आ रही है, ठीक है, जान की हिफाजत हो जा रही है, लेकिन उसका आर्थिक खर्च बहुत बढ़ रहा है। यानी 5 साल में राज्यों द्वारा 1.5 लाख करोड़ का जो नुकसान उठाना पड़ा है, आपदा को मैनेज करने के लिए जो खर्चा उठाना पड़ा है, वो तो है ही है। ये सारी जो छुपे खर्च है, 3 करोड़ 2030 तक 3.4 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। केवल खाद्य बर्बादी 9 अरब डॉलर है, यानी 72 हजार करोड़ रुपए सालाना है। यानी अगर इसी को जोड़ दिया जाए 5 साल में तो 3,60,000 करोड़ हो गया, और वह कहाँ काउंटिंग हो रही है, 1.5 लाख करोड़। और बाकी बिजली, दूरसंचार और इस तरह की चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा हर साल का आता है। किसके कारण? आपदा और चरम जलवायु की घटनाओं के कारण। इसलिए हमें आपदा आने का इंतजार नहीं करना है। हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे रहें जो आपदाओं से कम नुकसान उठाएं, ताकि इस तरह के लॉसेस से बचा जा सके। यही बात ये आगे कहते हैं कि बुनियादी ढांचे निर्माण में लचीलापन को शामिल करना है। हालांकि हमारे यहाँ जो नीतियां बन रही हैं उसमें से लगभग सभी बुनियादी ढांचे में अब आपदा प्रबंधन योजनाएं शामिल हो रही हैं, ताकि इन घटनाओं के लिए तैयार रहा जा सके। जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अस्पताल में बैकअप बिजली की तैयारी कर रहे हैं, हवाई अड्डे और रेल जल भराव की स्थिति से बदल रहे हैं, दूरसंचार लाइनों को और बिजली लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। आपको याद हो कि ज़्यादातर शहरों में अब भूमिगत लाइनें बिछाई जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश और आंधी आती है बिजली के तार खंभे टूट जाते हैं, और जो सप्लाई का नुकसान होता ही होता है, कितना बिजली विभाग का नुकसान होता है वो अंततः किस पे? लोगों पर ही आता है। तो ये सब करने की चीज़ें हो रही है, लेकिन कहना है कि इस मोर्चे में प्रगति अभी धीमी है, क्योंकि भारत का अधिकांश बुनियादी ढांचा आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है, ये बात कह रहा है। इसका उदाहरण भी इसमें इन्होंने बताया है कि देखिए, भारतीय राज्य में अपनी तरह के पहले अभ्यास में, जैसे देखिए, एक हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2019 में चला है, उसके साथ स्थापित जो है, उसके गठबंधन के साथ उड़ीसा में बिजली संचरण और वितरण बुनियादी ढांचे का एक अध्ययन किया गया था। यानी उड़ीसा में अक्सर तटीय इलाका, जहाँ पे बाढ़ आदि, चक्रवाती तूफान और इस तरह से बाढ़ आदि क्षेत्र प्रभावित होता है, तो इस CDRI ने उड़ीसा राज्य में एक अध्ययन किया था, क्योंकि वो चक्रवातों से उच्च जोखिम वाला राज्य है। इसमें पाया गया कि राज्य का बुनियादी ढांचा बिजली, खासतौर से कौन सा, बिजली ढांचे को लेकर, बिजली वितरण ढांचे को लेकर किया गया था। एक पाया गया कि वो बेहद नाजुक स्थिति में है। जैसे देखिए, 30% से अधिक वितरण सब स्टेशन समुद्र तट से 20 किलोमीटर के दायरे में है, यानी वो आपदा के एकदम सीधे उसके क्षेत्र में है। 80% बिजली के खंभे तेज हवा की गति के प्रति संवेदन हैं, यानी वो तेज हवा के साथ ही ढह जाते हैं। जो वितरण व्यवस्था है, जो वितरण सिस्टम है, वितरण लाइनें हैं, वो 30 साल पहले स्थापित की गई हैं, और उनमें से चक्रवाती हवाओं का सामना करने में वो सक्षम नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये अध्ययन बता रहा है CDRI का कि उड़ीसा का विद्युत वितरण जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपदाओं के, खासतौर से जो वहाँ पे चक्रवाती इस तरह की आपदाएं होती हैं, उसके प्रति रिसाइलेंट या मजबूत या सुभेद्य नहीं है। यानी कि ये बता रहा है कि अभी भी हमारी तैयारी वैसी नहीं है। और ये सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं है, ज़्यादातर तटीय राज्यों, या आप कह लो ज़्यादातर राज्यों की स्थिति ऐसी ही है कि अभी हम कहते हैं ना कि आग लगने के बाद उसके लिए तैयारी करते हैं, और उसके बाद करते हैं, हम पहले से ही व्यवस्था नहीं कर लेते हैं कि आग न लगे। एक कहावत है, वो चरितार्थ होती है इस तरह की रिपोर्टों में। और लेकिन ये कह रहा है, ये बातें इसमें कह रहे हैं कि भारत अभी भी
अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने की प्रक्रिया में है। हमने बहुत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, लेकिन अभी भी हमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। अभी बहुत सारे रोड बनाने हैं, बहुत सारे पुल बनाने हैं, बहुत सारे रेलवे लाइंस बिछानी है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, तमाम तरह से करना है। उन सब को हमें 2030 तक और तेजी से बनाने पर बल है। सरकार अभी इस इंटरिम बजट में ही देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा करीब 10-12% उसने अपना पूंजी लागत बजट या इंफ्रास्ट्रक्चर बजट बढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें अभी तेजी से हमारी बढ़नी है, तो हम पहले से तैयारी कर लें कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब आगे बनाएंगे वह आपदा के प्रति मजबूत हो या आपदा के प्रति रिलायंस हो। क्यों? क्योंकि कहना है कि निर्माण के समय आपदा लचीला, यानी आप कह सकते हो कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है उसी दौरान उसे आपदाओं के प्रति मजबूत बनाना आसान होता है और कम खर्चीला होता है। उसको बाद में उस तरह से बनाना थोड़ा सा खर्चीला और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो आपदा का झेलने के बाद हम वैसा करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि भारत में 2003 अभी आपदाएं, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा आधारभूत संरचना तैयार है, लेकिन अभी और तैयारी की स्थिति में है, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ डेवलप करना है। तो अभी वो विंडो खुली है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आपदाओं के प्रति रिसाइलेंट बना सकें, ताकि जो वर्तमान की समस्या है, अब जलवायु परिवर्तन भविष्य की समस्या नहीं, वर्तमान की समस्या है, उससे हम कैसे हल कर सकें इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जरा सा CDRI या आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए 2019 में यह स्थापित किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लचीला बनाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ है, और इसका मुख्यालय भारत में एक संस्था है, और यह इन बुनियादी ढांचे को रिसाइलेंट बनाने को लागू करने के लिए एक नॉलेज सेंटर के रूप में विकसित की गई है। 30 से अधिक देश अब इस गठबंधन का हिस्सा हैं और अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए CDRI के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, भारत के ही में बना यह संस्था है, भारत की अध्यक्षता में बना है। दुनिया के 30 देश अपने यहाँ पे, हम भारत दुनिया को देशों को इसके माध्यम से सिखा रहा है, और खुद ही उसके यहाँ के राज्य ज़्यादातर, मतलब कुछ ही राज्य इससे जुड़ के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आपदारोधी बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये कहीं न कहीं विडंबना है और इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा जो समाचार है वह है जो है मूडीज रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि भारत में बढ़ता जल संकट देश के संप्रभु ऋण क्षमता को प्रभावित कर सकता है या कम कर सकता है, मूडीज रेटिंग। और देखिए ये दिल्ली के जल की स्थिति है कि खुद दिल्ली सरकार का मानना है कि 28 लाख से ज़्यादा, या 28 या 35 जो भी हो, कि लाख से ज़्यादा लोगों को पेयजल का संकट है। और यह कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भारत में जल संकट बढ़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जिन क्षेत्रों को जल की ज़्यादा उपभोग होता है उनको दिक्कत आएगी। शहरों में आएगी, क्योंकि शहरी भारत की आबादी बढ़ रही है और ख़ासतौर से शहरी आबादी बढ़ रही है, तो शहरी क्षेत्रों में जल का संकट आ सकता है। भारत में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग कृषि सेक्टर करता है, तो कृषि में संकट आ सकता है। इसके बाद खाद्य की कमी हो सकती है, उसमें काम करने वाले रोजगार की कमी हो सकती है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, फिर उसके बाद खाद्य सब्सिडी बढ़ सकती है, जिससे सरकार की स्थिति खराब हो सकती है। और कुछ जल का अधिक उपयोग करने वाले जो क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे कि कोयला आधारित पावर संयंत्र और स्टील जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये दोनों पानी का बहुत ज़्यादा उपभोग करते हैं। उनके लिए भी संकट का घड़ी बढ़ सकती है, उनके लिए भी चुनौती आ सकती है, जिसके कारण भारत का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बढ़ सकती है। ये बात मूडीज कह रही। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, मुद्दा क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग फर्म मूडी रेटिंग ने 25 जून को एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। कहा कि तीव्र आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच भारत को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, और यह बढ़ता जल संकट तनाव अर्थव्यवस्था की संपूर्ण ऋण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मूडीज ने कहा कि भारत में पानी की कमी से कृषि और उद्योग क्षेत्र बाधित हो सकते हैं। साथ ही यह देश की ऋण सेहत के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि और आय में गिरावट से सामाजिक अशांति फैल सकती है, ऐसा ये रिपोर्ट
कह रही है। हालांकि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट ने कुछ अच्छी भी बातें बताई है, उसको देखते हैं। पहले ज़रा देख लेते हैं कि इसमें किन चुनौतियों के बारे में मूडीज़ बात कर रही है। मूडीज़ इस अपने रिपोर्ट में जल संसाधन मंत्रालय का हवाला देते हुए कह रही है कि उसके ही आंकड़ों का हवाला देते हुए कह रही है कि भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2031 तक घटकर 1367 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। अभी यानी 2021 में ये 1486 क्यूबिक मीटर है। यानी भारत में जितनी जल की उपलब्धता है उसको उसकी आबादी से करें तो वही प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1486 क्यूबिक मीटर 2021 में थी, वह घट के 1367 हो जाएगी। जबकि मंत्रालय का मानना है कि 1700 क्यूबिक मीटर से कम का स्तर यानी उपलब्धता जल स्ट्रेस को दर्शाता है और 1000 क्यूबिक मीटर जल की कमी जो है होने पर यह जल की कमी को दिखाता है। यानी अभी जल की कमी से तो हम नहीं स्थिति में हैं, लेकिन यह है कि 1700 क्यूबिक मीटर से नीचे चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जल को लेकर तनाव की स्थिति तो भारत में है ही। ये मूडीज जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़े के आधार पे दिखा रहा है। इससे होगा क्या वो भी आगे इसी रिपोर्ट में बता रहा है। देखिए, जल आपूर्ति की कमी से कृषि उत्पादन और औद्योगिक संचालन बाधित हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य कीमतों में मुद्रास्फीति हो सकती है। निश्चित रूप से कृषि उत्पादन घटेगा तो खाद्य की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि वैसे भी भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और बहुत सारा निर्यात भी करता है, खासतौर से चावल, जो कि अधिकांश पानी पर भी निर्भर है। तो न केवल अपने यहाँ, दुनिया के लिए भी खाद्य मुद्रास्फीति की दर को बढ़ा सकता है। साथ ही में इसलिए यह उन क्षेत्रों में क्रेडिट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है जो पानी का अत्यधिक उपभोग करते हैं, जैसे कोयला बिजली उत्पादन और इस्पात उत्पादन। ठीक है। और इस रिपोर्ट में जैसे ये कह रहा है कि पानी की कमी से कृषि उत्पादन घटेगा और उससे खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और जो क्षेत्र पानी का अधिक उपयोग करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, उनके लिए भी ऋण स्वास्थ्य, उनका क्रेडिट स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि उनके उत्पादन पर भी इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा, ऐसा रेटिंग एजेंसी कह रही है। और पर्यावरणीय जोखिम पर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण के साथ साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में पानी की उपलब्धता को कम कर देगी। यानी पर्यावरणीय जोखिम पानी की उपलब्धता को और कम कर देगी, यह रेटिंग एजेंसी कह रही है। इसमें बताया गया है कि यह स्थिति सरकार के क्रेडिट स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, साथ ही उन क्षेत्रों के लिए भी जो भारी पानी का उपयोग करते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2024 की गर्मी की लहर का भी उदाहरण दिया गया, जिसमें दिल्ली और उत्तर भारतीय राज्यों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे पानी की आपूर्ति पर दबाव पड़ गया था, ऐसा यह रिपोर्ट कह रही है। ठीक है। इसमें इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि मानसून की बारिश कम हो सकती है। यानी ये अभी तो जो हो रहा है ये आगे और भी प्रभावित हो सकती है। कैसे, मानसून कैसे प्रभावित हो सकता है, ये कह रही है कि जो भारतीय मौसम उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान है, उसका कहना है कि समुद्र हिंद महासागर में, या जो कह सकते हैं भारत से दोनों तरफ घेरे हैं, उसमें सागर का तापमान बढ़ रहा है और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, बारिश, जो मानसूनी बारिश होती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है सागर और जमीन के तापमान के अंतर का कारण है। जमीन ज़्यादा गर्म रहता है और सागर थोड़ा कम गर्म रहता है, जिसके कारण वहाँ से एक जलवाष्प, या कह सकते हो पानी से भरी हुई हवाएं तटों के तरफ, इधर कह सकते हो जमीन के तरफ आती है, जिसके कारण वर्षा होता है। लेकिन जब ये अंतर कम होता जाएगा तो मानसून का प्रभाव भी कम होता जाएगा, जिससे इसका मानना है मूडीज का कि वर्षा भी कम होती जाएगी, जिसके कारण जो चुनौतियां हैं ये चुनौतियां और भी बढ़ेंगी। लेकिन क्या सब खराब ही खराब हो रहा है, उसको बाद में देखिए। हाँ, इसमें इन्होंने और भी बताया कि इससे क्या होगा कि कृषि क्षेत्र भारत में चूंकि सबसे अधिक पानी का उपयोग करता है, बारिश के पैटर्न में बदलाव और पानी की उपलब्धता से कमी से किसान और निम्न आय वाले समुदाय उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे उनकी आय कम होगी, खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी और सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। ये बताता है कि अतीत में कृषि उत्पादन में व्यवधान और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण
खाद्य सब्सिडी में वृद्धि हुई थी, जिससे भारत के राजकोषीय घाटे में योगदान किया था। पिछला चालू वित्तीय वर्ष के लिए है खाद्य सब्सिडी को केंद्र सरकार का व्यय 4.43% निर्धारित किया गया है, जो बजट में सबसे बड़ी मदों में से एक है। यानी जो सरकार का व्यय है उसमें से 4.3% किसके लिए है? खाद्य सब्सिडी के लिए है। और ये चीजें और बढ़ सकती है, ये सारी रिपोर्ट कह रही है। उसको थोड़ा डिटेल में बता के इसने बताया है कि क्या क्या कारण है। लेकिन रिपोर्ट कुछ सुझाव भी देती है कि कैसे जल से जुड़ी बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जा सके, उसके लिए ये सुझाव देती है। या उसमें यानी एक तो जो जल से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मजबूत किया जाए और जल के उपयोग को भी कैसे सक्षम बनाया जाए, इसमें ये बात कही गई है। देखिए, मूडीज कह रही है कि जल से जुड़ी बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनकरण ऊर्जा में निवेश लंबी अवधि में सरकारों, बिजली उत्पादकों और इस्पात निर्माताओं के लिए जोखिम को कम कर सकता है। भारत सरकार जल से जुड़ी बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है और नवीकरण ऊर्जा के विकास के लिए भी प्रयास कर रही है। तो सरकार कर रही है, ये बात मूडीज कह रही है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, ये कह रही है कि जो पानी के भारी औद्योगिक उपभोक्ता हैं, कौन है? जो कोयला से बिजली उत्पादक हैं वो है, यानी जो बिजली उत्पादक कंपनियां हैं खासतौर से कोयला से, और जो इस्पात निर्माण के क्षेत्र में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो सब प्रयास कर रही हैं कि कैसे पानी की दक्षता को कम किया जाए, यानी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग जो है ऐसे बेहतर बनाया जाए। यानी इसके लिए जो आप कह सकते हो कि जो दूषित जल है उसको पुनर्चक्रण करके उसका इस्तेमाल किया जा सके, शुद्ध जल का इस्तेमाल न किया जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें किया जाए कि कोयला पे, चूँकि कोयला के कारण ज़्यादा जल होता है तो हमें नवीकरण ऊर्जा की तरफ जाया जाए, या इस्पात वाले में भी कम से कम जल का उपयोग करने की बारे में चीज़ें की जा रही है। ये सारी बातें ये कहता है और ये सुझाव देता है कि भारत का बढ़ता हुआ सतत वित्त बाजार, सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनियों को जल निवेश को वित्त पोषित करने में मदद कर सकता है, ये बात कह रहा है। और इसने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे जल उपभोग गहन क्षेत्रों द्वारा जल के उपयोग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ सुझाव ही नहीं दिया, इसने उदाहरण भी दिया रहा है कि भारत में ये काम हो रहा है। जैसे ये बता रहा है कि एनटीपीसी और टाटा पावर, ये दोनों कोयला आधारित प्रमुख उत्पादन हैं, बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं। इनके द्वारा कोयला आधारित संचालन वाली बिजली कंपनियां कोयला बिजली उत्पादन के लिए ताजे पानी की खपत को कम करने की योजना बना रहे हैं। यानी जो शुद्ध पानी है उसको कम करके इनको क्या किए, जो सीवर लाइंस या इस तरह की पानियां हैं जो वाकई बर्बाद हो रहा है उसका उपयोग किया जा सके। देखिए, टाटा पावर विशेष रूप से 2030 से पहले अपने पानी की खपत को कम करके अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से अपने पानी के उपयोग को ऑफसेट करके शुद्ध शून्य जल खपत हासिल करने पर बल दे रहा है। यानी कि 2030 तक इसके द्वारा जितना जल खपत किया जाए उतना जल का ये क्या करे, उत्पादन करे। कैसे करेगा? वाटर हार्वेस्टिंग, या जो पानी बर्बाद हो रहा है उसका पुनर्चक्रण करके। यानी कि ये इसको भी ध्यान है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ें आगे संकटग्रस्त हो सकती है। इसी तरह से एनटीपीसी भी है, उसका लक्ष्य है 2032 के अंत तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को मार्च 24 का जो 3.6 गीगावाट है उससे 60 गीगावाट तक करना है। और सितंबर 2000 ये टाटा पावर 5.5 गीगावाट से बढ़ा के 20 गीगावाट करना है। यानी पानी के उपयोग को तो सक्षम बनाना है, साथ ही में अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तरफ भी ज़्यादा बल देना है ताकि बिजली उत्पादन को कोयले से कम किया जा सके। और ये चीज़ें, ये जैसे प्रमुख इस्पात निर्माता हैं वो अपने यहाँ भी पानी की खपत की दक्षता में सुधार करने को लेकर है। जैसे देखिए, भारत में कच्चे इस्पात के 2 प्रमुख उत्पादक हैं, टाटा स्टील और जिंदल स्टील वर्क। दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। जैसे टाटा का है कि 2030 तक वो प्रति टन जो है 1.5 घन मीटर तक पर ही पानी का उपयोग करे, और JSW कह रहा है कि वो 2.21 घन मीटर। यानी कि दोनों का लक्ष्य है कि जो पानी अभी उपयोग कर रहे हैं उसको कम से कम उपयोग करें, उपयोग भी करें तो उसको ऐसे जल का उपयोग करें जो बर्बाद है, यानी जो आप कह सकते हो कि दूषित है, या सीवर लाइन और इस तरह के जल हैं, या हमने वर्षा जल वाटर हार्वेस्टिंग और इस तरह पर भी काम करें ताकि इस तरह के जल संकट से बचा जा सकता है। तो मूडीज बता रही है कि जल संकट को लेकर क्या क्या समस्या है, लेकिन वो ये भी बता रही है कि इस दिशा में आगे प्रयास
हो रहा है। इसलिए मैंने जब ये शुरू किया था तो कहा था कि बहुत सारी समस्याओं के बाद कुछ अच्छी बातें भी इसमें बताई गई है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और दोनों ही आज के टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ज़रा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए अब मैं वेबसाइट पे रखता हूँ कि वहाँ भी आप लोग जाके सॉल्व करिए, देखिए। और PDF में तो क्वेश्चन रहेंगे ही। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खुश रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।